गांव में एक अमीर युवक रजत रहता था, जो दिन भर इधर उधर घूमता फिरता था। रजत की जीवन शैली बहुत ही आरामदायक थी। एक दिन उसका बड़ा भाई विकास उससे कहता है, तुमने ये आवारागर्दी का क्या नाटक बना रखा है रजत? क्या तुम सोचते हो कि बस घूमना फिरना ही जिंदगी है? तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। क्या कह रहे हो भाई? मैं तो बस अपनी जिंदगी का मजा ले रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि यह सही नहीं है? क्या जिंदगी का मजा केवल काम करके ही लिया जा सकता है? तुम अब 19 साल के हो चुके हो। हमारे पास बड़ा अनाज का व्यापार है। आखिर तुम मेरे साथ गोदाम में क्यों नहीं आते? भाई, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है मेरी। काम करने का मन नहीं है। मुझे लगता है कि अभी बहुत समय है जिम्मेदारियां संभालने के लिए। माँ और पिताजी के जाने के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम यूं ही आवारागर्दी करते रहो। कल को तुम्हारा विवाह भी मुझे ही करना है। अगर तुम अब कुछ नहीं करोगे तो आगे चलकर सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि माँ पिताजी के बाद मैं आपको बोझ लगने लगा हूँ? जुबान पर लगाम दो रजत। बड़े लोगों से बात करने की तमीज भूल गए हो। क्रोधित होकर रजत भाई की बात को नजरअंदाज कर बाहर चला गया। तभी विकास की पत्नी मालती आई और बोली, रजत अब बड़ा हो गया है, आपको उसे समझाने का तरीका बदलना होगा। आपको उसके साथ एक दोस्त की तरह बात करनी होगी। उसे यह महसूस कराना होगा कि आप उसकी परवाह करते हो और उसे समझते हो। क्या तुमने सुना? उसने क्या कहा? हम उसे बोझ समझते हैं। क्या यही उसका प्यार है? क्या उसे यह नहीं समझना चाहिए कि मैं उसके भले के लिए चिंता कर रहा हूँ? चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे समझ जाएगा। जब वह अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। उधर रजत गांव में फिर से घूमने लगा। रजत यूं ही गांव की गलियों में घूम रहा था कि उसकी नजर मास्टर जी की बेटी चंचल पर पड़ी। उसे देखकर वो थोड़ी देर रुका, फिर धीरे धीरे उसके पास जाकर बोला, चंचल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रजत, तुम्हें यहाँ देखकर गांव वालों के ताने सुन सुनकर थक गई हूँ। तुम्हारे इन बेवजह के चक्कर से लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। तो क्या हुआ? लोगों को सोचने दो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और बस इतना चाहता हूँ कि तुम भी मेरे दिल की बात समझो। रजत, मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है ताकि मैं कुछ बन सकूं, और मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहती। तुमसे कहना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी का रास्ता अलग है और इस तरह के किसी भी रिश्ते के लिए मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास मेरे बारे में सोचने के लिए समय नहीं है, अगर तुम्हें शिकायत करनी है तो कर लो, लेकिन याद रखना, इस गांव में मेरे परिवार का रुतबा किसी से कम नहीं है। चंचल ने निराशा से उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। रजत वहीं खड़ा रह गया। उसे एहसास हो रहा था कि शायद उसकी सोच और चंचल के इरादे कितने अलग हैं। शाम को जब रजत घर पहुंचा तो उसने देखा कि मास्टर जी उसके भाई विकास के साथ गंभीर मुद्रा में बैठे थे। एक अनजानी सी बेचैनी उसके दिल में उठने लगी थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ रजत? अब तुम आवारागर्दी करने के साथ साथ लड़कियों को भी छेड़ने लगे हो? मैंने किसी को नहीं छेड़ा भाई। मैं मास्टर जी की बेटी चंचल से प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। प्रेम करते हो? क्या प्रेम का असल मतलब समझते हो तुम? मेरा ख्याल है मेरे जाने के बाद तुम रजत को समझा देना। ये समझदार है, समझ जाएगा। नादानी में लड़के ऐसी गलतियां कर ही देते हैं। नहीं मास्टर जी, आज मैं फैसला करके रहूंगा। आज तो इसने हद पार कर दी है। रजत, अगर मैं तुम्हारा विवाह मास्टर जी की बेटी चंचल से करा दूं तो तुम उसे खिलाओगे क्या? तुम करते क्या हो? तुम्हारी महीने की आमदनी कितनी है? भाई, मत भूलिए कि पिताजी ने अपने जीवन में बहुत सारा धन और संपत्ति बनाई है। उसमें से आधा हिस्सा मेरा भी है। जानता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे नौजवान को जब पिता की संपत्ति और दौलत मिलती है ना, तो वो उसे मिटाने में ज्यादा दिन नहीं लगाते। पिताजी की संपत्ति की बात करने से पहले ये तो सोच लो कि पिताजी के काम में तुमने कितना हाथ बटाया है। अगर ऐसी बात है तो मुझे पिताजी की संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे ये घर भी नहीं चाहिए। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। रजत, मेरी बात सुनो। मास्टर जी, मेरे घर के मामलों में आप न पढ़ें तो अच्छा है। आपने सही नहीं किया। आपको रजत के साथ इतना कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। नहीं मालती, अगर आज मैं कठोर रवैया नहीं अपनाता तो रजत के हौसले और बढ़ जाते। जो भाई अपने छोटे भाई को डांटते नहीं, वो अपने भाई के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं।
रजत क्रोधित होकर अपने गांव की सीमा से बहुत दूर एक दूसरे गांव की ओर चला गया। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। रजत भूखा प्यासा थककर एक गांव की सीमा पर बनी झोपड़ी के सामने बैठकर रोने लगा। आज अगर मेरे पिताजी और माँ जीवित होते तो क्या विकास भाई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रजत नहीं जानता था कि झोपड़ी के अंदर भोला नाम का उसका ही हम उम्र युवक रहता था। भोला उस झोपड़ी के बाहर निकलकर बोला, कौन हो तुम और मेरी झोपड़ी के बाहर तुम रो क्यों रहे हो? मेरा नाम रजत है। अगर तुम्हें अपनी झोपड़ी के सामने रोने से ऐतराज है तो मैं कहीं और जाकर रो लेता हूँ। बहुत दुखी लग रहे हो दोस्त, क्या बात है जो तुम रो रहे हो? तुम नहीं समझ सकते मेरा दुख। जब तुम्हें अपना भाई ही घर से बाहर निकालेगा ना, तब शायद तुम मेरा दुख समझ पाओगे। लगता है दोस्त तुम घर से काफी नाराज होकर आए हो और अंदर से काफी उदास भी लगते हो। शक्ल से भूखे भी लग रहे हो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। मेरी झोपड़ी की ओर मत देखो, मैं तुम्हें यहाँ के अच्छे ढाबे पर खाना खिलाऊंगा। लेकिन तुम मुझे खाना क्यों खिलाना चाहते हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। हमारा और तुम्हारा रिश्ता क्या है? दोस्ती का, इंसानियत का। भोला की आंखों में अपनापन देखकर रजत उसके साथ चला गया। भोला ने रजत को ढाबे पर ले जाकर पेट भर खाना खिलाया। खाना खाने के बाद भोला रजत के साथ अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था। तुम करते क्या हो भोला? कुछ नहीं दोस्त, कुछ भी छोटा मोटा काम मिल जाए कर लेता हूँ। छोटा मोटा काम? कैसा काम करते हो? मैं समझा नहीं। छोटा मोटा काम से मतलब है छोटी मोटी मजदूरी। मेरी झोपड़ी को देखकर ये तो तुम समझ गए होगे कि ये झोपड़ी एक गरीब की है। बचपन में ही माता पिता छोड़कर चले गए, तब से मैं अकेला ही हूँ। जब मैंने तुम्हें अपनी झोपड़ी के बाहर अपने माता पिता को याद करते देखा तो मुझे अपने माता पिता याद आ गए। एक समय में मैं भी अपने माता पिता को याद करके बहुत रोता था। क्या मैं भी तुम्हारी झोपड़ी में तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और ना ही पैसे है कि कहीं जा सकूं। ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी झोपड़ी में तुम्हारे लिए हमेशा जगह है। तुम जितनी देर चाहे यहाँ रह सकते हो। भले ही ये तुम्हारे घर जितनी आलिशान न सही, पर यकीन मानो यहाँ पर तुम्हें घर जैसी ही नींद आएगी। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो दोस्त, तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ मजदूरी कर सकता हूँ? तुम्हारे कपड़े देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम कोई अमीर घराने से ताल्लुक रखते हो। तुम्हारे हाथ बता रहे हैं कि तुमने आज तक कभी कोई भारी वजन नहीं उठाया। तुम रहने दो। काम को लेकर मेरे भाई ने मुझे ताना मारा था। मैं भी काम कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। मैं अपनी मेहनत से साबित कर दूंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उस दिन के बाद रजत रोज भोला के साथ मजदूरी करने लगा। कुछ ही दिनों में वो दोनों गहरे दोस्त बन गए। मगर रजत कभी कभी अचानक उदास हो जाता था। ये तुम अचानक उदास क्यों हो जाते हो? अगर तुम्हें घर की याद आती है तो तुम चले क्यों नहीं जाते? मैं उस घर में अब कभी वापस नहीं जाऊंगा। वो घर अब मेरा नहीं है और न ही उस घर के लोग मेरे हैं। सब ने मुझे पराया कर दिया है, मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है। रजत, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? यह सच है कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन तुम अपने परिवार को इस तरह छोड़ नहीं सकते और न ही तुम्हारा परिवार तुम्हें अकेला छोड़ देगा। देखना, एक दिन वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएंगे। एक दिन भोला और रजत गांव की सड़क पर बनी हुई एक छोटे से होटल में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी रजत ने देखा कि विकास और मालती भी उसी होटल में उसे ढूंढते हुए पहुंचे हैं। रजत, हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। तुम यहाँ हो, चलो घर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगा भैया। अब वो मेरा घर नहीं है। उस घर पर मेरा कोई हक नहीं है। रजत, जिद मत करो। मैंने तुमसे जो भी कठोर शब्द बोले, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। तुम्हारे बगैर घर सुनसान है। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा सा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आओ और सब मिलकर एक साथ रहें। रजत, अपने भाई को नहीं तो कम से कम अपनी भाभी की बात तो मान सकते हो। मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। आज मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर मिलोगे। चलो घर चलो। मैं तुम्हारी पसंद के सारे व्यंजन बनाऊंगी और तुम्हारा विवाह चंचल से करूंगी। ठीक है, मैं वापस चलूंगा, लेकिन आप वादा करो कि सब कुछ पहले जैसा होगा। मुझे यह महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं वहां लौटकर किसी तरह का बोझ बन रहा हूँ। क्या आप मुझे यह भरोसा दिला सकते हो? तुम्हारे बिना घर में कोई खुशी नहीं थी। सब कुछ पहले जैसा होगा। हम तुमसे वादा करते हैं, बस तुम अब घर चलो। रजत भोला को कुछ कहे बिना ही वहां से चला जाता है। मन ही मन भोला का दिल बहुत दुखी होता है। एक तो उसका सबसे अच्छा दोस्त चला गया और उस पर वह बिना कुछ बोले ही चला गया।
भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचता है कि दोस्ती का यह रिश्ता कितना मजबूत होता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह किससे अपनी भावनाएं साझा करे। रजत के बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। एक बार मिलकर ही चले जाते। चलो कोई बात नहीं, तुम मिलकर नहीं गए तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पे जरूर आऊंगा। भोला बेचारा उस दिन से अकेला रह गया। कुछ महीनों बाद भोला को रजत की बहुत याद आने लगी। भोला जानता था कि रजत किस गांव में रहता है। भोला रजत के घर पहुंचा। इतने सुंदर घर को बाहर से देखकर ही भोला की आंखें फटी रह गईं। तभी उसकी नजर रजत पर पड़ी। रजत भोला को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। कैसे हो मेरे दोस्त? तुम तो मुझसे मिलकर भी नहीं गए। और दोस्त, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा घर इतना सुंदर होगा। जब तुम्हारा घर बाहर से इतना सुंदर दिखता है तो अंदर से तो और भी ज्यादा सुंदर होगा। तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अमीर निकले। मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे? अब यहाँ कैसे आना हुआ? सब कुछ यही पूछ लोगे क्या? अपने दोस्त को अंदर नहीं बुलाओगे? अंदर सजावट का काम चल रहा है। वो क्या है कि 2 दिन बाद मेरी शादी है। और तुमने अपनी शादी में गरीब दोस्त को बुलाना जरूरी नहीं समझा। मुझे तो लगता था कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे का साथ होना सबसे जरूरी है, फिर चाहे हालात कैसे भी हों। मुझे ताज्जुब है कि तुमने मुझे अपनी शादी में शामिल करने की आवश्यकता नहीं समझी। मैं देवी ना हूँ और तुमने मुझे अपनी झोपड़ी में रखा। उसके लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। तुम नहीं जानते मैंने जितने भी दिन तुम्हारे साथ बिताए हैं वो कितनी मुश्किलों और मुसीबतों से गुजरे हैं। इतनी सड़ी हुई और बदबूदार जगह पर मेरा दम घुटता था, इसलिए मैं कभी कभी वहां से भागने की सोचता था। लेकिन तुम समझते थे कि मैं उदास हो गया हूँ। एक अमीर और एक गरीब दोस्त नहीं हो सकते। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर किसी और को दिखो जिससे मेरी बेइज्जती हो जाए, इसलिए तुम शांति से यहाँ से चले जाओ। रजत की बात सुनकर भोला उदास हो गया और उदासी से मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद भोला अपने गांव की एक सड़क पर खड़ा था। तभी एक तेज बाइक अचानक सड़क पर आकर गिर गई। उस बाइक में रजत था। अरे रजत, उठो, होश में आओ। क्या तुम इसे जानते हो? हाँ जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये कहाँ रहता है। ये तो बुरी तरह से जख्मी है, तुरंत अस्पताल में एडमिट कराना होगा। भोला ने उस व्यक्ति की मदद से रजत को अस्पताल में एडमिट कर दिया। उस व्यक्ति ने भोला की मदद से रजत के परिवार वालों को वहां पर बुला लिया। विकास दौड़ता हुआ वहां आ गया और डॉक्टर से बोला, अब मेरे भाई की तबीयत कैसी है? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? देखिए, आपके भाई की हालत ठीक नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? आपके भाई का खून बहुत ज्यादा बह गया है। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उनकी हालत बहुत नाजुक है। जल्दी इलाज नहीं किया गया तो उनकी हालत और खराब हो सकती है। हमें खून की जरूरत पड़ेगी। तो फिर आप मेरा खून ले लीजिए। मेरे भाई को ठीक करना सबसे जरूरी है। आपकी उम्र अधिक है और आपकी सेहत भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए हम आपका खून नहीं ले सकते। कृपया समझने की कोशिश करें। ये आपके और मरीज दोनों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। डॉक्टर, मेरे भाई के इलाज में जितना भी रुपया खर्च हो जाए उसकी चिंता मत कीजिए। बस मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। आप जाकर सबसे पहले खून का इंतजाम करिए। आप चिंता मत करो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं रजत को बचाने की। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हम कोशिश कर रहे हैं। अब शायद कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपके भाई का ब्लड ग्रुप हमें कहीं नहीं मिल रहा। अगर और थोड़ी देर खून नहीं मिला तो फिर शायद रजत को बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। मेरे भाई को बचा लीजिए। उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं और सब घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने भाई को घर लेकर ही जाऊंगा। आप कुछ भी कीजिए, कहीं से भी खून लाइए, पर रजत को बचा लीजिए। मेरा ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए डॉक्टर साहब। तुम कौन हो? रजत का दोस्त हूँ। अरे वाह, तुम्हारा ब्लड ग्रुप तो रजत के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया है। विकास बहुत पैसे वाला इंसान है। उसे पता लग गया कि तुमने उसके भाई को अपना खून दिया है तो वो तो तुम्हें पैसों में तोल देगा। तुम्हारे जैसा दोस्त होना बहुत नसीब की बात है। रजत बहुत लकी है, उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं दोस्ती के नाम को बदनाम नहीं करना चाहता। कुछ महीनों बाद रजत बिल्कुल स्वस्थ हो गया और ठीक होकर
रजत शादी की मिठाई का डिब्बा लेकर डॉक्टर से मिलने अपने भाई के साथ उसके घर पर आया। भैया बता रहे थे कि उन्होंने आपसे बहुत पूछा कि मुझे जीवन दान किसने दिया, मगर आपने भैया को नहीं बताया। हाँ रजत, क्योंकि जिसने तुम्हें नया जीवन और खून दिया था उसने मुझसे कहा था कि यह बात सिर्फ तुम्हें ही बताई जाए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। आप कहना क्या चाहते हैं? जिसने मेरी मदद की है वह कौन है? कृपया खुलकर बताइए। मुझे जानना है कि आखिर मुझे नया जीवन किसने दिया है। उसने अपना नाम भोला बताया था और मुझसे कहा था कि जब रजत स्वस्थ होकर पूछे कि उसे नया जीवन किसने दिया तो आप उसे मेरा नाम बताना और ये भी कहना कि असली दोस्त ऐसे ही होते हैं। रजत से कहना कि अगर सच्चा दोस्त चाहिए तो किसी गरीब को ही दोस्त बनाए, क्योंकि मुसीबत के समय में वही साथ निभाते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर रजत फूट फूट कर रोने लगा। वह बिना देर किए अपनी बाइक लेकर सीधा भोला की झोपड़ी के पास पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि झोपड़ी बंद पड़ी है और भोला कहीं चला गया है। फिर उसने पास से जा रहे एक आदमी से पूछा, यहाँ पर तो भोला रहता था, कहाँ गया? भोला तो यहाँ से 9 दिन पहले ही चला गया। क्या आप जानते हैं वो कहाँ गया? नहीं, उसने किसी को नहीं बताया, बल्कि उसने गांव में भी किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। हाँ, उसने कहा जरूर था कि कोई रजत नाम का इंसान पता करते करते यहाँ पर आएगा तो उससे कह देना कि दोस्ती का असली मतलब यही होता है। वो भले ही मुझे अपना दोस्त नहीं समझता हो, लेकिन मैंने उससे सच्चे दिल से दोस्ती की थी। उस व्यक्ति की बात सुनकर रजत भारी मन से वहां से निकल गया और पागलों की तरह भोला को ढूंढने लगा, मगर भोला उसे फिर कभी नहीं मिला। वह रजत को दोस्ती का एक बहुत बड़ा सबक सिखा गया था। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है? अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।